नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम शेर शाह सूर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका शासनकाल 1540 से 1555 ईस्वी के मध्य रहा। शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। शेर शाह सूरी के लिए कहा गया है कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। यह शेर शाह ने उस समय कहा था जबकि वह मुग़ल सेना में था और बाबर को चंदेरी के आक्रमण में सहयोग दे रहा था। शेर शाह ने अपने शब्दों को सत्य सिद्ध किया और उसने उत्तर भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से एक था जो केवल अपने परिश्रम, योग्यता और अपनी तलवार की शक्ति के आधार पर साधारण व्यक्ति के स्तर से उठकर राजपद तक पहुंचा। शेर शाह न तो किसी राजवंश से, न किसी धनाढ़ परिवार से और न ही किसी ख्याति प्राप्त धार्मिक अथवा सैनिक नेता से संबंधित था। जो कुछ भी उसने प्राप्त किया वह केवल अपने स्वयं के पौरुष और पुरुषार्थ से प्राप्त किया। इस कारण से शेर शाह की गणना महान व्यक्तियों में की जाती है। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। उसका बाबा इब्राहिम घोड़ों का व्यापार करता था। इब्राहिम सूर और उसके लड़के हसन सूर ने हिसार फिरोजा के अफ़गान सरदार जमाल खान के यहाँ सैनिक नौकरी की और वहीं पर हसन की अफ़गान पत्नी से बजवाड़ा नामक स्थान पर अथवा डॉक्टर कानून गो के अनुसार नारनौल परगने में 1472 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ। डॉक्टर कानून गो के अनुसार 1486 ईस्वी में फरीद का जन्म हुआ। जब सिकंदर लोदी के समय में जमाल खान को बिहार में जौनपुर की जागीर दी गई, तब हसन भी उसके साथ गया और जमाल खान ने उसे सहसराम, हाजीपुर, खवासपुर और टांडा की जागीर प्रदान की। हसन के 4 पत्नी और 8 पुत्र थे। फरीद और निज़ाम पहली पत्नी से तथा सुलेमान और अहमद उसकी चौथी पत्नी से पैदा हुए थे। हसन अपनी चौथी पत्नी से अधिक प्रभावित था। उसने अपनी पहली पत्नी के बच्चों की कभी परवाह नहीं की। इस कारण फरीद का प्रारंभिक जीवन सुखमय नहीं रहा। अपने पिता से झगड़ा करके फरीद 22 वर्ष की आयु में जौनपुर भाग गया, जो उस समय शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माना जाता था। उसने वहाँ 3 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की, अरबी और फ़ारसी का ज्ञान प्राप्त किया। फ़ारसी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्तान, बुस्तान और सिकंदरनामा का अध्ययन किया और संभवतया हिंदी तथा गणित को भी सीखा तथा अपनी प्रतिभा से अपने पिता के मालिक जमाल खान को प्रभावित कर दिया। जमाल खान ने बाप बेटे में समझौता करा दिया। उसी के कहने से हसन ने अपनी जागीर का प्रबंध फरीद को सौंप दिया। 1497 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की, उसको समृद्धि व शांति प्रदान की तथा शासन का अनुभव प्राप्त किया। 1518 ईस्वी में अपनी सौतेली माँ और भाइयों के कारण उसका अपने पिता से पुनः झगड़ा हो गया और उसी वर्ष वह दौलत खान की सेवा में आगरा चला गया, जिसने इब्राहिम लोदी से उसके बाप की जागीर दे देने की सिफारिश की। इब्राहिम ने उस समय तो नहीं, परंतु 1520 ईस्वी में
हसन की मृत्यु के पश्चात फरीद को उसके पिता की जागीर दे दी और फरीद ने अपनी जागीर पर अधिकार कर लिया। उसके सौतेले भाई सुलेमान ने एक शक्तिशाली अफ़गान सरदार मोहम्मद खान की सहायता लेकर फरीद से जागीर के बंटवारे की बात की। फरीद ने इससे इनकार कर दिया और अपनी रक्षा के लिए दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली। वहाँ पर एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खान की उपाधि दी गई। बहार खान ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे अपने लड़के जलाल खान का संरक्षक और उसके पश्चात दक्षिण बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया। शेर खान की इतनी शीघ्र उन्नति से ईर्ष्या मानते हुए लोहानी सरदारों ने बहार खान के कान भरने शुरू कर दिए। उसी अवसर पर पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी के पश्चात मुग़लों ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और बहार खान ने अपने आप को मोहम्मद शाह के नाम से स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। शेर खान के शत्रुओं ने मोहम्मद शाह को भड़काने में सफलता प्राप्त की और शेर खान को दक्षिण बिहार छोड़ना पड़ा। शेर खान बाबर की सेवा में चला गया, जहां उसने मुग़लों के सैनिक संगठन और रणनीति को समझा। वह चंदेरी के युद्ध में सम्मिलित हुआ। बाद में वह वहां से भागकर बिहार चला गया। मोहम्मद शाह ने उसे पुनः अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक नियुक्त कर दिया। 1528 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा पत्नी दूदू ने शेर खान को अपने पुत्र जलाल खान का संरक्षक और शासन का प्रधान नियुक्त कर दिया, क्योंकि उसका लड़का जलाल खान अभी बच्चा ही था। एक प्रकार से उस समय से दक्षिण बिहार का शासन प्रबंध शेर खान ने ही किया। उस अवसर का उपयोग उसने अपने योग्य और विश्वासपात्र व्यक्तियों को अच्छे अच्छे पद प्रदान करके किया, जिससे वह उसके प्रति वफादार हो और शासन पर उसका अधिकार रहे। 1529 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के छोटे भाई महमूद लोदी की तरफ से उसने अनिच्छा से मुग़लों से लड़ना स्वीकार किया। घाघरा के युद्ध में अफ़गानों की पराजय हुई और जलाल खान के साथ साथ मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने से उसे भी अपनी जागीर वापस मिल गई और वह पुनः जलाल खान के संरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, परंतु शेर खान ने उसे परास्त कर दिया। लोहानी वंश के सरदार शेर खान की बढ़ती हुई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उसकी हत्या का प्रयत्न किया। हत्या के प्रयत्न में असफल होने पर उन्होंने नुसरत शाह से सहायता मांगी और जब उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ तब वह अल्पायु जलाल खान को लेकर बंगाल भाग गए। जलाल खान के स्वयं भाग जाने से शेर खान का मार्ग स्वतः ही साफ हो गया। उसने हज़रत ए आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक स्वामी बन बैठा। पंद्रह 1530 ईस्वी में उसने चुनार के किलेदार ताज खान की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह करके न केवल चुनार के दृढ़ किले पर ही अधिकार कर लिया, बल्कि अपार संपत्ति भी प्राप्त की। तो इस तरीके से हमने शेर शाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में
कुछ अध्ययन किया, जिससे यही साबित होता है कि शेरशाह इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से था जो केवल अपने परिश्रम, योग्यता और अपनी तलवार की शक्ति के आधार पर ही साधारण व्यक्ति के स्तर से ऊपर उच्च पद तक पहुंचा। धन्यवाद।